बेगम आप ना इफ्तारी कर लो, हम आपको बताएं। हाँ, और इफ्तारी की ना हमारे बिना आप आदत डाल लो। हाँ, हम यहाँ पे नए नए ड्यूटी पे लगे, हम अगर ड्यूटी छोड़ देंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? अब तुम हम नहीं पाएंगे, तुम कर लो, कोई बात नहीं। क्या मेरे बिना इफ्तारी नहीं करोगी? अरे बेगम तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मैं अभी नया नया यहाँ ड्यूटी पे लगा हूँ, अगर यहाँ से नौकरी छूट गई तो खाने के लाले पड़ जाएंगे हमारे को। हाँ सलाम साहब। रमजान स्टार्ट हो गए क्या? जी साहब। अगर रमजान स्टार्ट हो गए तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप फोन पर बात करते रहेंगे। जब आपको रमजान ही मनाने तो एक काम करिए ना, अपने घर पर ही बैठ जाइए। जब रमजान खत्म हो जाएंगे जब आ जाना ड्यूटी करने के लिए। साहब मुझसे गलती होगी साहब, आइंदा मैं कभी बात नहीं करूंगा साहब। गलती तो हुई आपसे और अगला मौका मिलेगा भी नहीं आपको। तानशी को अंदर ले आओ। ओके सर। साहब मेरे साहब बुढ़े, तुझे पता नहीं है इस कंपनी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसको फॉलो करने होते हैं। इस कंपनी में कोई काम के टाइम पे फोन पे बात नहीं कर सकता। तू स्पेशल है क्या? नहीं मैडम जी, मैंने कहा ना साहब से कि मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो, आइंदा कभी फोन नहीं चलाऊंगा मैं। चुप कर, अब तो तेरी नौकरी गई। चल अंदर। आया। सुन लिया तुमने? लाहौल बिला कुव्वत। अब कितनी बार तुम्हें मना किया है कि ड्यूटी के टाइम हमें फोन मत किया करो। अरे नहीं करनी हमारी गिरफ्तारी, गई ना हमारी नौकरी। अब खा लेना, कहां से खाओगे तुम? गई हमारी नौकरी। साहब ने हमें बात करते हुए सुन लिया है, अंदर बुला में। और वो मैडम बोली कि तुम तो नौकरी से हाथ धोकर बैठोगे। कितनी बार कहा है कि मत फोन किया करो, लेकिन नहीं सुननी नहीं बात हमारी। अब देखते क्या कहते हैं साहब हमारे को। अब बात हो गई हो तो आ जाओ। आया मैडम, आया। सर आ गई। हाँ जी, ड्यूटी के टाइम पर क्या कर रहे हो आप? सर वो गलती होगी मुझसे, मुझे माफ कर दीजिए। इस कंपनी में काम करते हो, आपको काम करने से मिलते हैं या फिर अपने वालों से बात करने के पैसे मिलते हैं? सर मुझे पैसे तो ड्यूटी करने के मिलते हैं, लेकिन क्या करूं, मैंने अपने बच्चों और बेगम को बहुत दफ़ा मना किया कि जब मैं ड्यूटी पे काम कर रहा होता तो मुझे फ़ोन मत किया करो, लेकिन बच्चे छोटे हैं ना, और हमारी बेगम मानती नहीं। साहब मुझसे गलती होगी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। क्या बात कर रहे थे आप अपने घर वालों से? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपसे मैं जो पूछ रहा हूँ उस बात का जवाब दीजिए। क्या बात कर रहे थे अपने घर वालों के साथ? सर वो क्या कि ना, हमारे आज से रोजे शुरू हो गए, तो बेगम साहबा फ़ोन कर रही थी कि इफ्तारी के लिए, कि घर में सब मेरा इंतजार कर रहे हैं, इफ्तारी कर लो। तो जनाब मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं आ सकता, तुम लोग कर लो, मेरी कोई बात नहीं। साहब ड्यूटी करना भी तो जरूरी है ना। आप मुस्लिम हो? जी। और आज आपका पहला रोजा? जी सर। और आज आपने रोजा रखा? जी हाँ। तो क्या आप पूरा महीना रोजा रखते हो? जी, पूरा महीना हम रोजे में रहते हैं, यहाँ तक कि हम पानी भी नहीं पीते। शाम को इफ्तारी करते हैं और सुबह के टाइम शहरी करके उसके बाद शाम को रोजा खोलते हैं। तो आपके घर वाले ये चाहते हैं कि आप उनके साथ घर पर जाके टाइम से इफ्तारी करें? जी सर। कौन कौन है आपके परिवार में? जी, मेरी बेगम है, मेरे बच्चे हैं, 3 लड़कियां हैं, 4 लड़के हैं। आपका इतना बड़ा परिवार है और वो ये चाहता है कि आप बैठ के उनके साथ इफ्तारी करो, तो आप चले क्यों नहीं जाते? मैं घर में काम करने वाला अकेला ही, वो क्या है ना कि बच्चे भी छोटे हैं और घर में कमाने वाला मैं अकेला हूँ और कोई काम नहीं करता, इसलिए सर मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा मैं अपनी बेगम को बोल दूंगा, वो कभी यहाँ फोन नहीं करेगी। परिवार आपका बड़ा, वो तो सुन के पता ही लग रहा है। तो एक काम करो ना, आप जाके अपने घर वालों के साथ इफ्तारी करो। सर देखिए, मैं आपसे पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि मैं काम छोड़कर नहीं जा सकता सर। मैं अपने घर में कमाने वाला अकेला हूँ, अगर मेरी नौकरी छूट गई तो घर का खर्चा कहाँ से चलेगा सर? मैं अपने छोटे छोटे बच्चे कैसे पालूंगा? मैं नहीं जा सकता सर। मैंने इसलिए घर वालों को मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा, तुम इफ्तारी कर लो। देखिए, पूरे साल में एक बार ही रमजान आते हैं और आप परिवार के अपने बड़े हैं। अगर आप पहला रोजा ही अगर आप उनके साथ नहीं खोलेंगे तो
आपके घर वालों को और आपके बच्चों को ये नहीं लगेगा कि आप मेहनत करते हो पूरा टाइम और हर एक चीज करते हो, घर चलाते हो, परिवार चलाते हो, उसके बाद भी आप उनके साथ बैठ के इफ्तारी नहीं कर पा रहे, उनको भी तो बुरा लगेगा ना। देखिए, मैं मानता हूँ कि आप मुस्लिम हो और मैं हिंदू हूँ और आप मेरे पास काम करते हो, बट मैंने आज तक इन चीज़ों का कभी भी फर्क नहीं रखा, क्योंकि धर्म से बड़ी चीज़ होती है इंसानियत। अगर हमारे अंदर इंसानियत होगी तो हम एक दूसरे की मजबूरी भी समझेंगे। वैसे भी मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो दिवाली पे मेरे घर आके मेरे लिए मिठाइयाँ लेके आते हैं। जब वो मेरे लिए इतना कर सकते हैं तो फिर मैं आपके लिए इतना नहीं कर सकता। आज इस फ़र्क को मिटा देते हैं और आज के बाद आपके जितने भी रोज़े होंगे आप इफ्तारी से पहले घर जाके इफ्तारी करेंगे उनके साथ। अगर उसके बाद आपको टाइम मिले तो आप ड्यूटी पे दोबारा आ जाना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। पूरा महीना आपका यही रूटीन है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो डर ही गया था कि आज तो मेरी नौकरी गई, क्योंकि मैं कमाने वाला अकेला हूँ जनाब। मैं बहुत डर गया था, लेकिन अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दराज करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए, भेदभाव हम लोगों ने ही रखा है और मुझे लगता है कि ये भेदभाव जितनी जल्दी हम लोगों के दिल से मिट जाए ना, उतना अच्छा होगा हम लोगों के लिए भी और सबके लिए। तो इफ्तारी का टाइम हो रहा है, घर वाले आपका इंतज़ार कर रहे हैं और चाहिए आप। अच्छा तो मैं चलता हूँ। सुनिए, मैं ये सोच रहा था कि आपका परिवार इतना बड़ा और आपके बच्चे भी हैं, तो रमज़ान में इफ्तारी से पहले खजूर खाते हैं ना शायद? जी सर। ये लीजिए कुछ पैसे। तो आपके पूरे रमज़ान में इफ्तारी पे जो भी फ्रूट्स और जो भी खजूर आएंगे वो हमारी तरफ से होंगे और ये रहे उसके पैसे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, तहे दिल से शुक्रिया आपका। आपने हम गरीबों के लिए इतना सोचा। अल्लाह आपको बहुत बरकत दे। अच्छा मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जय श्री राम। सच में सर, आपका दिल बहुत बड़ा है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपके ऑफिस में काम करने वाले हर स्टाफ का बहुत ध्यान रखते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा काम करता हो। और आप हिंदू हैं और वो अंकल मुस्लिम, लेकिन फिर भी उनकी इतनी मदद करी, वरना आज की दुनिया में तो बस हिंदू मुस्लिम में लड़ते रहते हैं। तांशी, तुम्हें एक बात बताऊं, ये दुनिया में ना भेदभाव रखने वाले भी हम हैं। तुम्हें पता है तांशी, जब बच्चा पैदा होता है ना, उसको ये नहीं पता होता कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। उसकी पहचान पता है कैसे होती है? जिस घर में वो जन्म लेता है। अगर वो क्रिश्चियन के घर पे पैदा होता है तो क्रिश्चियन बन जाता है, अगर वो मुस्लिम के घर में पैदा होता है तो वो मुस्लिम बन जाता है, और अगर कोई सिख के घर में पैदा हो जाता है तो फिर सिख बन जाता है, और जो हिंदुओं के घर में पैदा होता है वो हिंदू बन जाता है। और ये रीति रिवाज नहीं बना है। और तुम्हें पता है कि हर एक इंसान को ना अपने धर्म के ऊपर ना गर्व होना चाहिए। मैं हिंदू हूँ, मुझे अपने धर्म के ऊपर बहुत गर्व है और मुझे लगता है कि सबको अपने अपने धर्मों पे बहुत ज़्यादा गर्व होना चाहिए। हाँ जी सर। सर आपकी शर्मा के साथ मीटिंग थी। ठीक है, शर्मा जी को बोल दो कि वो आ सकते हैं अभी मीटिंग के लिए। जी सर। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। ये फर्क रखा भी हम लोगों ने, क्यों ना आज इस फर्क को मिटा देते हैं। एक आग हम बढ़ाते हैं, एक आग आप बढ़ाओ। दिवाली आप हमारे साथ मनाओ, ईद हम आपके साथ मनाएंगे। हैप्पी रमजान आप सभी। तेरी भाई, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? पहले हाथ तूने उठाया मेरे ऊपर। वो तो तू आके मुझसे टकराया इसलिए। नहीं तो तुझे हाथ लगा के मैं अपने हाथ गंदे करूंगी क्या? पता नहीं कहाँ से आ गए। अच्छा है इतने सालों से नहीं दिख रहा था तो कम से कम मेरी जिंदगी सुकून से कट रही थी। तमीज से बात कर, बड़ा भाई हूँ मैं तेरा। अच्छा, क्यों तमीज से बात करूं? ऐसा क्या उखाड़ा है अपने जिंदगी में जो आपसे तमीज से बात करूं? सिर्फ इसीलिए कि बड़े भाई हो? तो बड़े भाई वाला कोई काम किया जीवन में? अरे 500 रुपए हाथ में रखने की भी औकात है? कभी मैंने बोला हो कि मुझे कुछ चाहिए, कहीं जाना है तो पैसे तक देने की औकात तो हुई नहीं है, और फिर चाहते हो इनको इज्जत दूं। क्यों? क्योंकि बड़े भाई है। अरे जाओ, तुमको तो जिंदगी में इज्जत ना दूं, ना मैंने दी ना मेरे पापा ने दी। देख चेतना, मेरे को ना यहाँ पे तेरे से बात नहीं करनी, पब्लिक प्लेस है और ये हमारा पर्सनल मैटर है घर का। तू और पापा ना हमसे बहुत पहले अलग हो चुके हो और अब हमारे साथ दोबारा रिश्ते रखने की ना कोशिश मत करो। हम अपने रास्ते खुश हैं और तुम अपने रास्ते खुश रहो।
अरे तुम लोगों से हमने कहाँ रिश्ता रखा है? एक बात बताओ, जब से आप लोगों को छोड़ के निकले हैं तब से एक फोन भी करे, हमें फर्क भी नहीं पड़ता कि तुम लोग जिंदा हो या मर गए। आज तो पता नहीं कौन सा बुरा मनहूस दिन है जो आपका चेहरा दिख गया। पक्का अब पूरा दिन खराब जाएगा। नहीं तो तुम लोगों से ना हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना तुमसे ना मेरी माँ से। चेतना, वो तेरी भी माँ है। तू यहाँ पे खड़े होकर इतनी बदतमीजी कर रही है। कभी एक बारी तूने सोचा कि माँ को एक बारी कॉल करके पूछूं कि वो ठीक है या नहीं है, कुछ खाया है या नहीं? वो माँ ना घर पे बैठ के ना डेली तुम्हारा इंतजार करती है कि अब मेरी बेटी की कॉल आएगी, अब मेरी बेटी मेरे से मिलने के लिए आएगी। पापा के साथ साथ ना तूने भी अपने पूरे पूरे रंग बदल लिए। हाँ, आप सही कह रहे हो। मुझे कम से कम मम्मी के बारे में तो पूछना ही चाहिए। क्या हुआ, जिंदा है या मर गई? तेरा ना कुछ ज्यादा ही हो रहा है चेतना। बहुत तमीज से बात कर ली। बहन है इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरी माँ के लिए कुछ भी बोलती जाएगी और मैं सुनता जाऊंगा। मेरे को लगा इतने सालों बाद मिली है, चेंज हो गई होगी, पापा के साथ नहीं है, अलग हो चुकी होगी उनसे, लेकिन नहीं, जैसा बाप तैसी बेटी। देख भाई, तो भी जानता नहीं है कि मैं क्या कर सकती हूँ। अपनी ना औकात में रह। मैं भी कितना कुछ अचीव कर सकती हूँ और तेरी कोई औकात नहीं है। तू मुझ पे हाथ नहीं उठा सकता है। अरे बेटिया, ये जो ऑफिसर है ना, ऑफिस में रहता नहीं है, एकदम गधे के सींग की तरह गायब रहता है। जब भी जाता हूँ ऑफिसर है ही नहीं, ऑफिसर है ही नहीं, लगता फ्री का पगार लेता है। पापा, ये मनहूस कहाँ से चला आया? बेटिया आज का तो दिन ही इस मनहूस का शकल देख लिया ना, देख ले, पक्का आज भी इस फाइल पे साइन नहीं होगा। अरे पापा एक बात बताओ, आप मुझे इतना उल्टा सीधा बोल रहे हो, मैंने आपका बिगाड़ा ही क्या है? अरे तूने और तेरी माँ ने मेरे साथ कौन सा अच्छा काम किया? एक तो तेरी माँ गंवार, ऊपर से बीमार, और मेरी जिंदगी में आके जिंदगी को तहस नहस कर दिया। अरे तुमने और तेरी माँ ने मेरे लिए किया क्या है हा? जब से तेरी माँ को अपनी जिंदगी से लात मार के बाहर निकाला है ना, तब से देख तेरे बाप में जवानी आ गई है, चेहरे पे नूर आ गया है। मतलब मैं अपनी जिंदगी जीने लगा हूँ। और तेरी माँ और तू जब तक साथ में रहता था ना, डेली किच 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 करके साला 50 की उम्र में मुझे 70 का बना दिया था। अब देख धीरे धीरे उम्र मेरी घटती जा रही है, अब मेरी जवानी भी निखर रही है और जिंदगी को जी भी रहा हूँ। पापा मम्मी को ना आपने नहीं छोड़ा था, मम्मी ने आपको छोड़ा था, क्योंकि आपकी जो आदतें दिन पर दिन बदलती जा रही थी ना, वो मम्मी से देखी नहीं जा रही थी। उनको तो ये लग रहा था कि ये वाला साया उनकी बेटी के ऊपर ना पड़े, लेकिन उनको क्या पता कि बेटी पे तो साया पहले ही पड़ चुका था। और ये जो आप घर पे डेली डेली नई नई लड़कियां लेके आते थे ना, इस वजह से मेरी माँ ने आपको घर से निकाला था और आप कभी अलग नहीं हुए। और मैं अपनी माँ के साथ बिल्कुल खुश हूँ घर पर। अरे छोटा नहीं तो क्या करता? एक बात बता, तेरी माँ हमेशा आते थे तो रोना धोना लफड़ा, और उसको कभी मेरे सुख के बारे में ख्याल ही नहीं रहता था। मेरे भी तो कुछ अरमान होते थे ना, तेरी माँ ने कभी पूरा किया? तो तेरी माँ की कदर मैं क्यों करूं? इसलिए तो तुम्हें और तेरी माँ को मैंने भगाया था। और तुझे तो बोला था कि माँ को छोड़ दे, मेरे साथ आ जा। अगर तू आज मेरे साथ रहता तो अपनी बहन की तरह लेविश लाइफ जीता, लेकिन नहीं, तू तो निकला माँ भक्त। माँ जो कहे वही करेगा। तो माँ के साथ भीख मांग के खा। अब बाप की क्यों याद पड़ गई तुझे? अरे भाई क्या लगा रखा है आपने? निकलो ना यहाँ से। आपसे बात करने में ना हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको और मम्मी को बहुत पहले हम छोड़ चुके हैं कि आप लोगों की ना सोच बहुत ज्यादा छोटी है कि सब लोग बंद के रहे। आप ना चाहते नहीं कि हम अपनी लाइफ एंजॉय करें, ना पापा ना मैं। तो हम तो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। और अभी देखो गाड़ी पाने खरीदी, अभी नहीं, वो भी मेरे लिए। और तुम तो अभी भी रिक्शा में धक्के खा रहे होगे। रिक्शा के भी पैसे नहीं है, बस वही धक्के खा रहे होगे पापा भी। अरे बेटिया आज मैं इसको देख लिया ना, मेरा मूड खराब हो गया, समझी ना। आज रात अरे बाबा बस, क्यों इसको बोल रहे हो? आपको पता भी कितना बदतमीज है, मुझ पे आके हाथ उठाया इसने। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी फूल जैसी बेटी को पत्थर जैसे हाथ से मारने की? उसका बाप जिंदा है और बाप के होते हुए तू अपनी बहन पे हाथ उठाता है? अरे पहले आप अपनी बेटी से ये पूछोगे पहला हाथ किसने उठाया, और बदतमीजी करनी आपकी बेटी ने स्टार्ट करी है। मैं तो आपकी बेटी के मुंह भी नहीं लग रहा था। ये तो पता नहीं कौन सा मन उस दिन आ गया कि मैंने आपकी बेटी के साथ बात कर ली। मुझे तो लगा इतने सालों के बाद बदल गई होगी वो भी और आप भी, लेकिन मुझे क्या पता कि आप दोनों आज भी वैसे के वैसे हो। माँ मेरी बेचारी पागल है कि तुम दोनों का इंतजार करती है कि मेरा पति आज चेंज हो जाएगा तो मेरे साथ मिलने आएगा, और मेरी अगर बेटी में थोड़े संस्कार आएंगे तो वो आके मेरे साथ मिलेगी। लेकिन उनको क्या पता कि आज भी वैसे के वैसे ही हैं। तू बिल्कुल सही कह रही बेटा। इसको देख के आज मेरा मूड खराब हो गया। आज लगता है शाम को शीला के अतिथिशाला में जाके सत्संग सुनना पड़ेगा, तभी मेरा मूड फ्रेश होगा। हाँ पापा सही कह रहे हो ना, मेरा भी बहुत मूड खराब हो चुका है। मुझे भी ना क्लब तो जाना ही पड़ेगा, तभी जाकर थोड़ा मूड रिफ्रेश होगा। इनको मूड बनाना होगा
तुम्हें क्लब जाना होगा। जिंदगी में तुम लोगों ने करा ही क्या है? जिंदगी भर ये क्लबिंग करी है, लड़कों के साथ घूमी है, और तेरा बाप दारूबाज और लड़कीबाज। और कुछ करा तुम दोनों ने जिंदगी में इसके अलावा कुछ भी? अरे पापा रहने दो, इसको बोल के ना अपनी जबान गंदी करने की जरूरत, हम लोग चलते हैं। और वैसे भी ये जो बोल रहे हैं ना कि हमने क्या उखाड़ा, हमने एंजॉय किया है, तो कम से कम ना एंजॉय कर पा रहे हैं। तुम तो जिंदगी काट भी नहीं पा रहे हो। मैं तो बता रही हूँ, दाल चावल तक के पैसे तो होंगे नहीं इनके पास, हमारे पैसों में तो पल रहे थे ये। कभी जिंदगी में कुछ उखाड़ा तो है नहीं, और मुझसे पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि हमने क्या उखाड़ा है ना। माँ जैसा सर ये अपनी फाइल लेके जाओ, जब सर आएंगे तो साइन करवा लेना। अरे यार ऑफिस में रहने देते ना, क्या फर्क पड़ता है? मुझे ऑफिस में सर से साइन करवा के ही फाइल ले जाना है आज। अरे ये तो रहे सर, इनसे करवा लो ना साइन। तेरा दिमाग खराब है क्या? ये सर कैसे हो सकता है? ये चपरासी भले होता लेकिन सर कभी नहीं बन सकता है। अरे भैया इनसे क्यों साइन करवाएंगे, हमें तो आईएएस ऑफिसर से करवाने हैं, किसी चपरासी से थोड़ी। अरे मैडम क्या बोल रहे हो, आईएएस ऑफिसर है वो। ये आईएएस ऑफिसर है? हाँ बिल्कुल सही सुना, मैं आईएएस ऑफिसर हूँ। और जिस काम के लिए तुम लोग यहाँ पर आए हो ना, जिस फाइल के लिए तुम यहाँ पे डेली आके धक्के खाते हो, वो फाइल पे जब तक मेरी साइन नहीं हुई ना, वो काम तुम लोगों का जिंदगी कभी नहीं बनने वाला। और ये वाली हरकत देखने के बाद ना, मैं इस फाइल पे कभी साइन करने वाला भी नहीं। अब बिटिया मैं तो शुरू से ही जानता था कि तेरा भाई बहुत ही होनहार, गुणवान और संस्कारी है। जरा इसके चेहरे लाट और चेहरे की मासूमियत तो देख, ऐसा बंदा कोई मामूली बंदा हो ही नहीं सकता। देख आज मैंने और जो उसे ताना मारा, उसी का आज रिजल्ट है कि तेरा बड़ा भाई आईएएस अफसर बन गया है। देख बेटा, अब तो ये फाइल तेरे एक सिग्नेचर के लिए लालायित है, तू एक सिग्नेचर कर दे, ये मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा बेटा, और मुझे भी कुछ कमाई हो जाएगी ताकि मैं आसानी से जीवन जी सकूं। आप पापा बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना? मेरे को तो लगता ही था मेरे भैया ना हमेशा नाम ही बनाएंगे कहीं ना कहीं, इसलिए तो मैं ऐसे बोलती रहती हूँ ताकि इनके से ईगो हर्ट और काम करे। और देखो इतनी मेहनत कुछ बन गए हैं। और भैया अब आप ना गुस्सा मत करो, अब तो बता रही हूँ जो हमारा प्लान था ना सक्सेसफुल हुआ कि भैया कहीं काम कर ले, कोई नाम बना ले, हो गया ना। अब ना मम्मी को और भैया को वापस ले आते, पूरी फैमिली साथ में रहेंगे, बिल्कुल हैप्पी फैमिली की तरह। तू बिल्कुल सही कह रही है बेटिया, तेरे मुंह में घी शक्कर, अब तो मम्मी को साथ में लाना ही पड़ेगा ना। पढ़ी थी पापा मैंने आपकी फाइल, आप जो किसी गरीब की जमीन पे कब्जा कर रहे हो, ये तो मैं होने दूंगा नहीं। अरे आप तो साइन करवानी थी किसी चपरासी से, मैं तो चपरासी हूँ ना, मेरे तो आप लोग साइन करवाओगे नहीं। अच्छा अब आप लोगों को काम पड़ गया तो आप लोगों को परिवार याद आ गया कि माँ को और बेटे को साथ रख लेते हैं। जिस माँ और जिस बेटे की इतने साल तुम लोगों को याद नहीं आई, अब काम पड़ते ही याद आने लग गई है। परिवार बना के तुम दोनों रहने के लिए तैयार हो गए। बहुत मतलबी दुनिया है, आज पता भी लग गया और प्रूफ मेरे सामने खड़े हैं। देख 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 ऐसा मत कर। अरे मेरे लाल, मैं तेरा बाप हूँ और बाप के चरित्र पे और ईमानदारी पे उंगली नहीं उठाना चाहिए। मैं जो फाइल तेरे सामने ला रहा हूँ बेटा, यार उसको गौर से देख, उसको साइन कर दे, बस एक सी देरी है, समझ ले तेरा बाप बेहतरनी पार कर जाएगा। साइन कर दे मेरे लाल। अरे बस पापा बस, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, आपको और आपकी बेटी। आप बिन देके ना लोटे हो, जहाँ जगह मिलती है ना वहाँ घुस जाते हो। और बाकी यहाँ पे आप लोगों के साथ बात करके टाइम वेस्ट तो मुझे करना नहीं। आप चलो अंदर, मैं आ रहा हूँ। ठीक है सर। ना बात टाइम वेस्ट कर लिया मेरा। अब भैया बात तो सुनो भैया। अरे बेटा सुन लो। अरे गाड़ी कितनी गंदी कर रखी है इसने। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई इतनी महंगी गाड़ी को हाथ लगाने की? तू पागल हो गई है क्या दिमाग से? हैं थप्पड़ कैसे मार रही है? क्यों मार? इसलिए मारू तेरे को थप्पड़ क्योंकि तुम जैसे लोग ना यही डिजर्व करते हो। तुम्हारी औकात इतनी भी कि इन गाड़ियों को टच करो कि नहीं, तुमको दिख जाती ना महंगी गाड़ी है तो चले जाते हो बस छूने के बहाने ढूंढने के। अगर इस पे स्क्रैच लग जाता तो तेरा बाप पैसे देता? तू है कौन? और चिल्ला तो ऐसे रही जैसे तेरी गाड़ी हो ये। जानती किसकी गाड़ी है ये? हाँ मेरी ही गाड़ी समझ ले। और तू कौन होता है बोलने वाला और पूछने वाला किसकी गाड़ी और किसकी नहीं? अपना औकात में रहना सीख लो तुम लोग। और क्या कह रहे, सिर्फ गाड़ी साफ कर रहा था? तुम जैसे लोगों को ना बहुत अच्छे जानती हूँ, गरीब भिखारी कहीं के, बस महंगी गाड़ी दिखती है तो साफ करने चले जाते हो कि बख्शीश में 230 रुपए मिल जाएंगे। यहाँ पे ना थप्पड़ के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। चुपचाप निकल यहाँ से, नहीं तो तू जानता नहीं कि क्या कर सकती हूँ मैं। तू तमीज से बात कर ले, समझा रहा हूँ तेरे को। और गाड़ी साफ कर रहा था बस मैं, स्क्रैच नहीं मार रहा था इस पे। और जानती गाड़ी किसकी है? तेरी इज्जत करता हूँ इसलिए तेरे थप्पड़ नहीं मारे। अगर कोई लौंडा होता ना भी सूद देता उसको यहीं पे ही। अच्छा क्या बता देता? और क्या बोल रहा है कि मैं जानती नहीं? देख के ही पता चल रहा है सड़क का भिखारी होगा या छोटा मोटा मजदूर होगा। तेरे को दिख गया कितना बड़ा ऑफिस है, किसी अमीर बंदे की गाड़ी होगी तो आ जाता हूँ पास। गाड़ी साफ करने के बहाने या तो बख्शीश मिल जाएगी, अगर नहीं भी मिली तो गाड़ी छूने का बहाना तो मिल ही गया ना। ए तमीज से बात कर, समझ में आ रही तेरे को? गाड़ी मेरे भाई की है और मैं साफ कर रहा था, तू बीच में आके कुछ मत बोल।
तेरे भाई की गाड़ी है ये। अरे तुम जैसे लोग एक साइकिल अफोर्ड नहीं कर सकते, इतनी महंगी गाड़ी तेरे भाई की। एक मिनट, तेरे भाई ने तुझे झूठ तो नहीं बोला, या फिर वो ड्राइवर हो यहाँ पे और तेरे को लग रहा है ड्राइवर है तो गाड़ी उसकी होगी? ड्राइवर है, उसकी कोई औकात नहीं है। 2 मिनट में ना इस गाड़ी का मालिक उसे धक्के मार के बाहर निकाल देगा और वो कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ पैरों में गिर के भीख मांगेगा अपनी नौकरी की। चुपचाप से बोल रही निकल यहाँ से, नहीं तो अगर मैंने सर को बुला लिया ना तो देखियो क्या होगा तेरा। समझ गया, सब समझ गया। ये तू मेरे ये कपड़े देख के बोल रही है ना मुझे कि मैं गांव का गवार हूँ, भिखारी हूँ। तुम जैसी शहर वाली लड़कियों की तरह नहीं हूँ मैं कि बन ठन के घूमूं और पैसा जेब में 1 रुपया ना हो। ऐसी 36 गाड़ी खड़ी है मेरे धोरे, समझ में आ रही तेरे को? औकात में तमीज में रह के बात कर। एक तो इतनी बदतमीज से मुझसे बात कर जा रहा, तेरे को सॉरी बोलना चाहिए कि गाड़ी को टच कर दिया, ऊपर से मुझसे बदतमीज से बात कर रहा है। तू रुक, अभी सर को बुलाती हूँ मैं, और फिर जब वो तुझे धक्के मार के निकालेगा ना तब तुझे औकात समझ आएगी तेरी। मैं सब समझ रहा हूँ तू ये क्यों बोल रही है, क्योंकि तेरे को पता नहीं है मैं हूँ कौन। जब तेरे को पता चल जाएगा ना पैरों में गिर के माफी मांगेगी, तू देख लियो। तू जानता नहीं है कि सर की पहुंच कितनी है। तुझ जैसे को तो वो नौकर भी नहीं रखते। हेलो सर, सर आप एक बार पार्किंग में आएंगे? सर आपकी गाड़ी पे ना एक भिखारी स्क्रैच मारने की कोशिश कर रहा था और अब मेरे साथ बदतमीजी भी कर रहा है, तो आप एक बार आ जाते प्लीज। ओके सर। अब तू देखियो ना, तू मेरे पैरों में गिरा ना तो मेरा नाम भी चेतना नहीं। चल तूने ये अच्छा कर लिया कि भाई को बुला लिया। अब पता चल जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, फिर पता चलेगा कि कौन माफ़ी मांग रहा है। समझ में आ रही तेरे को? देख लियो 5 मिनट में कौन माफ़ी मांगता दिखेगा तेरे को। क्या हुआ चेतना, तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? सर ये जो भिखारी है ना, ये आपकी गाड़ी पे चढ़ रहा था, स्क्रैच लग जाता, नुकसान हो जाता, तो 2 चाटे मारे मैंने इसको, तब भी इसको अक्ल नहीं आई, इसलिए आपको बुलाना पड़ा कि आप धक्के मार के निकालोगे ना तब इससे अक्ल आएगी। क्या तूने हाथ उठाया इसके ऊपर? सर आपने इस भिखारी के लिए मुझ पे हाथ उठाया? भिखारी नहीं है वो, भाई है मेरा। और तेरी हिम्मत कैसे हुई इसके ऊपर हाथ उठाने की? भाई लेकिन सर ये तो देखने में कहीं से आपका भाई नहीं लग रहा और आपकी गाड़ी साफ कर रहा था। हाँ तो अगर इसने ऐसे कपड़े पहन रखे तो क्या दिक्कत है? गांव में रहता वो, पहली बार ही आया, उसको नहीं पता यहाँ का रहन सहन। और अगर उसने मेरी गाड़ी देख ली साफ नहीं, अगर उसने कपड़ा मार दिया तो अपनी चीज को ही तो कपड़ा मार रहा, और तुम उसके ऊपर हाथ उठा रही हो, गरीब बोल रही हो, गाँव का गवार बोल रही हो तुम उसको। और चेतना, जिसके ऊपर तुमने हाथ उठाया और जिसको तुम ये कह रही हो ना कि गाँव का गवार, भूलो मत उसी गाँव से मैं भी आता हूँ, और उसी को ना तुम सर बोलती हो। हाँ भाई, अब बता कौन माफ़ी मांगेगा, कौन हाथ जोड़ेगा? है कोई जवाब तेरे पास? बोल भाई, कौन सी पोस्ट पे आपके पास ये? अरे मैनेजर है। अरे नहीं, मैनेजर थी, अब तो इसको मैंने कंपनी से निकाल दिया ना, क्योंकि इसने मेरे छोटे भाई के ऊपर हाथ उठाया। नहीं नहीं सर प्लीज मुझे हमसे मत निकालिए, एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगी उसकी वजह से मैंने ऐसा कर दिया। मैं माफी मांग लेती हूँ आपके भाई से। देखिए आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप सर के भाई हैं, नहीं तो मैं आपसे कभी ऐसे बात नहीं करती, मैंने आप पे हाथ उठाया उसके लिए भी आई एम सॉरी। लेकिन प्लीज सर मुझे जॉब से मत निकालिए, आजकल जॉब मिलनी कितनी मुश्किल है और मुझे इस जॉब की बहुत नीड है। चल रहने दे, हाथ मत ना जोड़। वैसे भी औरतें हाथ जोड़ती और उठाती अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन आगे से ध्यान रखियो ये सब हरकतें मत करियो। और भाई तू रहने दे, क्यों नौकरी खा रहा बेचारी की, हो जाती है गलती इंसान से। बाकी शहर के लोग होते हैं थोड़े बदतमीज, आगे से नहीं करेगी ये भी, छोड़ दे, मत निकाल इसको। ठीक है भाई, अगर तू बोलता है तो मैं इसको नौकरी से नहीं निकाल रहा। और देख ले इसका दिल कितना बड़ा, तूने इसके ऊपर हाथ उठाया, तूने इसकी इतनी बेइज्जती करी, इसको तूने गाँव का गवार बोला, उसके बाद भी ये कह रहा है कि इसको नौकरी से मत निकालो। ये होता है गाँव वालों का दिल। और एक बात ना अपने दिमाग में डाल लो, अगर कोई ऐसे रहन सहन में ना तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गवार है। आज के बाद ना सबकी इज्जत करना सीख जाओ, नहीं तो ना अगली बारी ऑफिस में दिखोगी नहीं। ओके सर, आई एम रियली सॉरी सर। जाओ काम करो अपना ऑफिस में। तो बुड्ढे एक शिकंजी लगा। मैडम शिकंजी नहीं है, खत्म हो गया। क्या बोल रहा है तू? अभी दिन शुरू नहीं हुआ तेरी शिकंजी खत्म होगी। एक गिलास लगा चुपचाप। देखिए मैडम, दिन शुरू हो या रात खत्म हो, मेरी शिकंजी बिक चुकी है, आपके लिए शिकंजी नहीं है। 1 मिनट, क्या बोला तूने? मेरे लिए नहीं है, मतलब शिकंजी है, बस तू मेरे को नहीं देना चाहता। क्यों भाई, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? चुपचाप से एक गिलास शिकंजी लगा,
वैसे इतनी धूप हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है, दिमाग खराब हो रहा है। शिकंजी लगा। देखिए मैडम, अगर आपको मेरा शिकंजी पीना है ना, तो आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट काट के 10,000 में 1 गिलास में मिलेगा। बताइए, बना दूं? 1 मिनट, क्या बोला तू? 10,000 का एक शिकंजी का गिलास? पागल वागल है क्या? सोने गए तेरी शिकंजी में जो 10,000 दूंगी मैं? वैसे 30 रुपए का आता है और मुझे देख के 10,000 बोल रहा है। बहुत अच्छे समझती हूँ मैं तुम जैसे लोगों को। तूने देख लिया कि अच्छे घर से बिलोंग करती है तो ज्यादा पैसे मांग लेता हूँ, दे ही देगी। मैं ना कोई ज्यादा पैसे नहीं देने वाली, जो बनते हैं उतने पैसे मिलेंगे। चुपचाप से एक शिकंजी का गिलास लगा। देखिए, मेरे सामान का क्या वैल्यू है वो मैं जानता हूँ, आप नहीं। इसलिए अगर मेरी शिकंजी पीना है तो 10,000 में ही मिलेगा 1 गिलास। और लेना है तो लीजिए मैडम, मेरा धंधे का समय है, समय बर्बाद मत कीजिए, समझे? तू ना जानता नहीं है मुझे। अभी यहाँ पे अगर मैंने कंप्लेंट कर दी ना, तेरी रेडी हट जाएगी। और तू 10,000 का जो दे रहा है ना मेरे को शिकंजी का एक गिलास, बहुत बुरी कंप्लेंट होगी और बहुत गलत फंसेगा तू इसमें। जिसको कंप्लेंट करना है मैडम कंप्लेंट करिए, देख लेंगे, समझे? नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल, 1 गिलास शिकंजी मिल जाएगा? अभी देता हूँ, नींबू मार के। अंकल कितने का 1 गिलास? 30 का। 30 रुपए का, ठीक है अंकल। जब मैंने शिकंजी मांगी तो तूने बोला खत्म हो गया, और अब ये मांग रहे तो इसके लिए तेरे पास शिकंजी है, और इसको 30 रुपए की शिकंजी दे रहा है, मुझे 10,000 की। पागल हो गया, सटिया गया तू। देखिए मैडम, ना तो मैं पागल हुआ हूँ ना ही सठियाया हूँ। ये मेरा बिजनेस है, मैं किसको कितने में दूंगा ये मर्जी मेरी चलेगी। आपके कहने से मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, समझी? अंकल क्या हुआ है, बदतमीजी क्यों कर रही है आपके साथ? हाँ, बड़े घराने की बेटी है, पापा की परी है, अपने सामने किसी को गुलामती नहीं है, इसलिए ऐसी कर रही है। माँ बाप ने जो संस्कार दिया है उसी संस्कार में बात कर रही है मुझसे। अरे सर, आपको ना शिकंजी वाले की सुनने की जरूरत नहीं है, मैं बताती हूँ असलियत में हुआ क्या है। मैंने इससे शिकंजी मांगी तो मुझे मना कर दिया, बोलता कि है ही नहीं, और फिर बाद में बोलता कि 10,000 का 1 गिलास दूंगा। और अभी आपने मांगी तो एक बार में दे दी, और ऊपर से आपको 30 रुपए की दे रहा है। ये ना मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, कस्टमर्स के साथ भेदभाव कर रहा है। उसको दिख रहा है कि कौन सा कस्टमर ज्यादा दे सकता है, तो उसको गलत दाम बता रहे हैं। अंकल, वैसे तो आपकी कभी ऐसी कंप्लेंट सुनी ही नहीं है, आज आप इनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या बात हो गई? हाँ बोलिए, लेकिन उसके अंदर की क्या बात है वो भी तो समझ लो। आप अभी दुकान पे आए ना, मेरे से क्या बोले, नमस्ते अंकल, एक शिकंजी देना। और ये मैडम जी आते ही बोलते हैं बुड्ढे शिकंजी लगा। अब एक बात बताओ बाबू साहब, अरे हम लोग छोटा मोटा धंधा करते हैं तो इज्जत का हकदार नहीं है क्या? और ऐसा काम करने से क्या फायदा जिससे मुझे इज्जत ही ना मिले? बस इनकी अकड़ के कारण मैंने इन्हें शिकंजी 10,000 में बताया। अब लेना चाहे तो मैं दिला दूंगा, अगर औकात नहीं तो जाइए बाहर के पी लीजिए। अच्छा, तो ये बात है। अरे तुम गरीब लोग नौटंकी में क्यों अटके रहते हो? अरे बोल दिया अपना काम करो, शिकंजी दे। और कौन सी तेरे को इज्जत? तू कौन सा बड़ा बैंक खोल के बैठा है तू यहाँ पे जो तुझसे इज्जत से बात करूं? मामूली सा शिकंजी वाला है तू, 2 कौड़ी का, तो उसी तरीके से बात करूंगी तुझसे। अरे मैडम, अगले ने अगर बैंक नहीं खोल के रखा तो क्या आप उसकी इज्जत नहीं करोगे? अरे शिकंजी बेच रहा है, अपनी मेहनत खुद कर रहा है, आपके घर पर आया क्या वो? उसने आपको बोला कि राशन डाल के दे दो, या मेरे घर पर रोटी नहीं है तो रोटी डाल के दे दो? अपनी मेहनत कर रहा, अपने पैसे कमा रहा। अरे जब आप अगलों की इज्जत नहीं करोगे तो अगले आपकी क्यों इज्जत करेंगे? अंकल, आप तो बिल्कुल सही कर रहे हो, 10,000 रुपए का गिलास ही दो। मैं तो कह रहा हूँ मत ही दो। आप इसकी साइड क्यों ले रहे हो? ये क्या इज्जत होती है लोगों की, और करने की भी क्या जरूरत है? इसका काम है यहाँ पे लगा के खड़ा है, तो उसका काम है शिकंजी देना, तो मैं किसी भी तरीके से मांगू इसको देनी पड़ेगी। अरे अंकल, तो इज्जत की बात कर रहे हैं, वैसे आप भी तो कहीं पे वर्किंग होंगे, कोई ऑफिस होगा आपका, आप भी तो कहीं से 4 पैसे कमाते होंगे, आपके पापा भी कहीं से 4 पैसे कमा के लाते होंगे। अगर सोचो, आपकी तो छोड़ो, अगर आपके पापा की कोई इज्जत ना करे आपके ऑफिस में, और अगर मैं आपके ऑफिस में जाऊं, आपके पापा के ऑफिस में, उनको जाके ये बोलूं, अबे ओए तू ये जाके फाइल लेके आ, अबे तू जाके ये कर, तो आपको बुरा नहीं लगेगा? अरे वो भी तो किसी के पापा हैं, उनकी भी तो इज्जत है, उनके भी तो बेटे हैं। अगर हम उनकी इज्जत नहीं करेंगे तो वो क्या सोचेंगे कि मैंने अपने जीवन में कुछ भी नहीं करा? अरे हमसे बड़े, हमारे पापा की उम्र की, हमारी कम से कम इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है कि हम अगले की रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें। अंकल, मैं तो कह रहा हूँ इसके मुंह लगने का कोई फायदा है नहीं, इसमें कोई तमीज तो लग नहीं रही मुझे। और आप स्कैनर दिखा दो। कोई बात नहीं बेटा, स्कैनर लगा हुआ है। अंकल, कर दिया मैंने वैसे। हाँ ठीक है, धन्यवाद बेटा। और वैसे भी ना मैडम, थोड़ी ना शर्म लेके आओ, थोड़ी इज्जत करना सीखो। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे ना तो अगला भी आपको रिस्पेक्ट करेगा। और वैसे ही बड़ा, तमीज किसी की करोगे नहीं तो फिर मांग क्यों रहे हो? अंकल, मैं तो कह रहा हूँ इसके मुंह लगने का कोई फायदा है नहीं, शिकंजी मत देना इसको। मैं तो कह रहा हूँ ऐसे कस्टमरों को भगा दो यहाँ से। अंकल सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे इतनी बदतमीज से बात करी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपका ये काम है, आप अपनी इज्जत से कर रहे हैं, जैसे मेरे काम की इज्जत होनी चाहिए वैसे आपके काम की भी इज्जत होनी चाहिए। अगर मेरे पापा के ऑफिस में कोई उनसे ऐसे बात करे तो मैं तो कभी नहीं सह पाऊंगी।
मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं बिटिया, तुम्हें इतनी सी समझ में आ गई ना बात, बस यही मेरे लिए काफी है। वैसे बड़े बुजुर्गों ने कहा है, शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द औषधि बने और एक शब्द करे घाव। और तुमने जो आते ही मुझे घाव दिया ना बेटा, मेरे दिल पे चोट लग गया था, बस इस कारण मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की। आप बताओ बेटिया, बड़ा गिलास बनाऊं या स्मॉल वाला? छोटा गिलास ही बना दो। स्मॉल अभी बना के देता हूँ बेटा। ये थैंक यू।